इतनी डरपोक तो संसद कभी नहीं थी अपनी। अगर आलोचना सहन नहीं कर सकते हो तो फिर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं और लोकतंत्र की बात करने का भी अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की बात करने का भी अधिकार नहीं है। पिछली बार पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, महिला सांसदों के डर से मलेशिया भागे थे ना। कौन भागा था जब मणिपुर चल रहा था? उन सवालों से कौन किसानों के सवालों से भागा था? हम भागे थे कि आप भागे थे कि विपक्ष भागा था? दुनिया भर में जाकर के घूम आए, लेकिन मणिपुर की उन्होंने सुध नहीं ली। नेहरू जी ने पलट के ये नहीं कहा उनके घर में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं भेजा। अब ये मत कहना ईडी तब नहीं थी, नहीं तो उसका भी जवाब दे दूंगा। प्रधानमंत्री डर गए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिना तैयारी के पत्रकार लोग जो पॉलिटिशियन बन गए उनको तो नहीं आना चाहिए। पूरी बात समझे बिना मत बोला कीजिए। सत्ता पक्ष के जितने भी प्रवक्ता वगैरह हैं, उनकी किसी बात से कोई संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं। हमको तो लगता है कि अजय जी, अनुप्रिया जी, ये सब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने का इंतजार कर। अगर वो पुस्तक लॉन्च हो चुका था तो 2 दिन नौटंकी क्यों किया आपने सदन में? होली के पहले के पूरे सेशन को आपने बर्बाद किया। जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब ये इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन इसको पता ही नहीं कि अंडा खाना, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है। अंडे खाते जाओ आलोक भाई, अंडा खाओगे दिमाग तेजी से चलेगा। और परिवारवाद सारे आरोप आरजेडी पर लगाने के बाद अपने ही बेटे को बताइए राजनीति में फिर ले आए। अब परिवारवाद कौन कर रहा है बोलिए? आपके टीवी की डिबेट और पार्लियामेंट की डिबेट में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर ये संसद बनाई किस लिए गई है? सिर्फ हंगामे के लिए क्या? देखिए मानक जी, मेरा तो स्वभाव आपको पता है, जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब ये इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन इसको पता ही नहीं कि अंडा खाना, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है। अंडे खाते जाओ आलोक भाई, अंडा खाओगे दिमाग तेजी से चलेगा। और रही बात दूसरी, इमरजेंसी विषय होते हैं तो हम रेगुलर विषय को हटाकर उस विषय पर बात करते हैं। अगर दुनिया में क्राइसिस नहीं है, हमारे 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में नहीं है, हम पर हमारे वाटर्स में, इंडियन ओशन के वाटर्स में उन्होंने ईरानी जहाज को डुबो दिया जो हमारे साथ आया था फ्रेंडली इसमें, तो ये विषय अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंडा खाया ही नहीं आपने, अंडा खाया नहीं तो दिमाग तेज नहीं हुआ, और दिमाग तेज नहीं हुआ तो फिर क्या बचकानी हरकतें पार्लियामेंट में रोज ही चलती है ना। आपको किसान के बिल पे चर्चा करनी है, भाग जाते हैं। पेगासस में आपने लोग उपस्थित थे, जिसके शशि थरूर जी अध्यक्ष है जो पार्लियामेंट्री कमेटी के, वहां पर आपने बातें करने नहीं दी। सबको ऑफिसर्स को भगा दिया, सबको अटेंडेंस में एब्सेंट दिखाकर मीटिंग ही हुई नहीं ये दिखाया। सबको पता है पेगासस कहां से लाया, आप सब लाते हो लेकिन चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती। आपको पता है जब 1 रुपया बढ़ता है ना तो 22,000 से 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। 1 रुपया डॉलर जब गिरता है एक डॉलर के सामने, और आज 30 रुपया अगर गिरा है तो समझ लो 4.5 लाख से 5 लाख करोड़ का एनुअल नुकसान होगा, यानी 35,000 से 40,000 करोड़ मंथली नुकसान होगा। इसका इंपैक्ट पूरे देश पर होगा। गैस तो आपने 60 रुपया बढ़ा दिया और ऐसे बात करते हैं आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने $30 सस्ता लिया था पेट्रोल क्रूड ऑयल रशिया से, उसका प्रोसेसिंग अच्छे से हो सकता है, वेनेजुएला का तो हो नहीं सकता है, सल्फर है उसमें, हेवी मटेरियल है। तो ये सस्ते में होने के बाद भी क्या किया आपके दोस्तों ने, उसको यूरोप में रिफाइंड करके बेच दिया, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो आम जनता की चर्चा से कौन भागता है? तो पीएम कॉम्प्रोमाइज तो है ही है, आज ये भी सिद्ध हो गया, डरपोक भी है। अभी हम युद्ध में नहीं है लेकिन हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन हम चर्चा करना नहीं चाहते। हमको चर्चा ही नहीं करना है। एक सेकंड। अरे 2 दिन रुक जाते, क्या हो जाता? 2 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर डिबेट कर लेते। युद्ध तो इतने हफ्तों से चल रहा है और अभी चलने वाला है। 2 दिन के बाद कर लेते युद्ध पर चर्चा। क्या हो गया? अड़ क्यों गए आप? मानक जी, ऐसा है कि चर्चा करने से भागने वाले कितने विषयों से भागे हैं। 12 मिनट में किसान का बिल जो है वो पास किया और वापस भी लिया तो 12 मिनट में वापस में लिया। आप ये कहते कि 2 दिन रुक जाते, 3 दिन रुक जाते, इनको यानी किसी चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हम कहेंगे वो सही। मुझे याद है अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद में हंगामा करना और सत्ता पक्ष को जो है अपनी चर्चा करने के लिए मजबूर करना, ये एक संसदीय आयुध है, एक शस्त्र है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 2014 हो गया, सारे नियम ही बदल गए, लोकतंत्र के सारे नियम संसद के बदल गए और सारे नियम जो है वो देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से हो गए। भाई एक सेकंड, मैंने मान लिया। सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना चर्चा क्या करने बताता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपने पिछले इसके पार्ट 2 में क्या कहा था, बजट सत्र के पार्ट 1 में क्या कहा था आपने? एलओपी को बोलने नहीं दिया, नरवणे जी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्पीकर जी ने इतना गलत किया। अरे वो इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, आज अचानक वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे तब वाले पार्ट 1 वाले वो कम इंपॉर्टेंट हो गए और मिडिल ईस्ट का युद्ध इतना इंपॉर्टेंट हो गया इमरजेंसी वाला। अरे बाप रे, आने मनमाना जी, आपको भी लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है? 67,000 लोग लेकर आए, स्टेटमेंट क्यों दिया? फिर एस जयशंकर जी ने स्टेटमेंट क्यों दिया? इंपॉर्टेंट नहीं था तो? इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया में। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते समय हमारी भूमिका क्या होगी इसके ऊपर चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री डर गए, चर्चा हो जाएगी। मेरी बात को तोड़िए मत। मैंने ये कहा आप ही के शब्दों में, बजट सत्र पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? एलओपी को बोलने नहीं दिया, स्पीकर ने देखिए कितना गलत किया, इंडो यूएस ट्रीटी में हमने देश को बेच दिया, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, यही सारे जनरल नरवणे, यही सारे मुद्दे थे ना। अब अचानक ये युद्ध हुआ, मैं ये नहीं कह
कह रहा हूं युद्ध कम इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2 दिन अगर रुक जाते, ये प्रायोरिटी कैसे तय होगी कि नहीं पहले स्पीकर का था, स्पीकर पे आइए, चलिए अब युद्ध आ गया, अब नहीं स्पीकर पे बाद में पहले युद्ध पे आइए। मानक, अतुल भाई बोलिए। मानक जी, आप ही के सवालों में आप ही ने जवाब दे दिया, आप ही ने सवाल किया और आप ही ने जवाब दे दिया। जब नरवणे की जी बात थी, राहुल जी को बात नहीं करने दे रहे थे, फिर राहुल जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आर्मी चीफ ने कहा नहीं 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 आप नाम नहीं ले सकते, अच्छा नरवणे ने जी कहा नहीं 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 आप नाम नहीं ले सकते, आप बात नहीं कर सकते। अरे इतनी डरपोक तो संसद कभी नहीं थी अपनी। अगर आलोचना सहन नहीं कर सकते हो तो फिर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं और लोकतंत्र की बात करने का भी अधिकार नहीं है। तब की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आखिरी दिन एडमिट करवा लिया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है आखिरी दिन में उन्होंने एडमिट करवा लिया और फिर बाद में जब शुरू होगा तब होगा। लेकिन इतनी परिस्थितियां गंभीर है, युद्ध बढ़ते जा रहा है, कौन से समय में कहां तक युद्ध बढ़ जाएगा, हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमने क्या स्टैंड लिया है, ये संसद में जानने का अधिकार है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 1962 वॉर चल रहा था और सुनिए वॉर चल रहा था और चलते वॉर में संसद चल रही थी और संसद में तीखे से तीखे सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को पूछ रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने पलट के ये नहीं कहा, उनके घर में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं भेजा। अब ये मत कहना ईडी तब नहीं थी, नहीं तो उसका भी जवाब दे दूंगा। अजय आलोक बोलिए। और वैसे भी अजय आलोक देखिए, पूछ लो मैं सही देखिए ईमानदारी से कहूं डॉक्टर अजय आलोक, मुझे ऐसा लगता है अतुल लोंडे पाटिल की बात में भी दम है। आप जो कह रहे हैं उसमें भी तर्क है, लेकिन अतुल भाई की बात में भी दम है कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो नियम क्या हमारे इतने कड़े नियम है क्या, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं क्या कि उनको बेंड नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी आ गई और युद्ध है, हम देख रहे हैं युद्ध से बड़ा और क्या हो सकता है। अजय आलोक क्यों नहीं हम पहले उस पर चर्चा कर सकते? सबसे बड़ी बात कि किसी भी चर्चा का सदन में अंत क्या होता है, मंत्री या गृह मंत्री या संबंधित मंत्री उसका पूर्ण रूप से जवाब देते। यहाँ पार्लियामेंट शुरू होती है, सबसे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों सदनों में जाके भारत की वस्तु स्थिति क्या है सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं। सीधा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन भविष्य के लिए हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी हमारी इफेक्ट कर सकती है, हमारे रिश्ते इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे 1 करोड़ भारतीयों का इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वोपरि है, जो वापस आना चाहते हैं हमने वापस लाने की तैयारी भी शुरू कर दी। फुल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया और वस्तु स्थिति से अवगत करा दी। आप बिना मोशन लाए हुए आप चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? दूसरी लोकसभा में उसी लोकसभा के स्पीकर पे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं और आप उसी से चर्चा से भाग जाएंगे। आप बेइज्जती करना चाहते हैं लोकसभा स्पीकर की कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और उन्होंने मर्यादा के तहत अपने आसन को ग्रहण करना बंद कर दिया। क्या हमारी संसद ऐसे चले कि स्पीकर अपने आसन पर नहीं बैठे एक दुष्ट बालक की जिद में? नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। 10 जनपद से जनपद नहीं चलेगा। नहीं, पर्सनल मत करिए, मैं आपको हर बार कहता हूं जो नियम है वो नियम है। मुझे पता है राहुल गांधी से आपको अवमानना करना आपको अच्छा लगता है, प्लीज देश को अच्छा नहीं लगता है। प्लीज ऐसी भाषण फिर वो भी बोलेंगे। नहीं, पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं प्लीज, ये देश का मामला है। पूरा देशवासी सोच रहा है कि हमारा स्पीकर अपने सदन में अपने आसन पे क्यों नहीं बैठ रहा, देश से कितना और कैसे नकारा विपक्ष है हमारा। जवाब देना है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके भी भाग रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके भी वापस भाग रहे हैं। ओके अतुल लोंडे पाटिल करिए ना, बोलिए। अतुल लोंडे पाटिल भाग रहे हैं क्या? आपको क्या ये एहसास हो गया है क्या? अतुल लोंडे पाटिल के आंकड़े आपके पास है? 11 साल से मैंने तो आंकड़े आपके सामने रख दिए, कितना नुकसान हो सकता है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा सकता है। इन्होंने 60 रुपया गैस पर ऑलरेडी बढ़ा दिया है। लेकिन हमारी तैयारियां क्या है, हम किस तरह से फेस करेंगे, हमें क्या करना है आगे, ये महंगाई रोकने के लिए हम क्या करेंगे? $30 से जब बढ़ गया $100 पर बैरल क्रूड ऑयल गया, ये आप नहीं बताएंगे ना, ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया। उसका क्या है? मैं बीच में नहीं बोला, बिल्कुल बताएंगे। संसद केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती, संसद विपक्ष से सत्ता पक्ष से मिलकर होती है। नहीं तो हमारे ओम बिरला जी क्या करते हैं, देखो मैं एक्शन करके बताता हूं। जैसा ही सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच की तरफ देखना है तो ऐसा हंस के देखेंगे, ऐसा हंस के, और जैसे ही अपोजिशन बेंच की तरफ देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखेंगे। तो ये जो है ना, ये पूरा देश देख रहा है, भागता कौन है, छोड़ेंगे नहीं। अतुल भाई, कॉन्फ्रेंस मोशन पे भी चर्चा लोकसभा होगी, स्पीकर हैं। इस देश के स्पीकर ने किस तरह से संसद चलाई है और किस तरह से धज्जियां उड़ाई है संसद के नियम के, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात है वो वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो रीअलाइनमेंट में है, रीअलाइनमेंट चल रहे हैं। तो जयशंकर जी ने बता तो दिया। अतुल भाई आप ये बार जो सवाल उठा रहे हैं, आपने जयशंकर जी का बयान पूरा सुना नहीं क्या? मैंने मेन पॉइंट्स बताए, अभी सब तो बता दिया उन्होंने। अरे बाबा मानक जी एक बात सुनिए, वो आए, उन्होंने कह दिया और चल दिए, हो गया खत्म। फिर विपक्ष की जरूरत क्या है? चला लो संसद आप ही, चर्चा नहीं होगी। वो आए, उन्होंने बता दिया, उसको आप सच मान लो, वो सही में किया है ये मान लो और चल दो। इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं, किसी भी चीज के दाम नहीं बढ़ेंगे। फिर गैस के दाम कैसे बढ़े? इनके कथनी और करनी का अंतर कितना है? क्यों 60 रुपए गैस के दाम बढ़े जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है? क्यों अदानी ने 3 गुना दाम बढ़ा दिए, अंबानी ने क्यों बढ़ा दिए 3 गुना दाम? इनके कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर है। अनुराग ढांडा सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, करो ना चर्चा। हाँ, अनुराग ढांडा कांग्रेस की मांग में दम है, आपको क्या लग रहा है कि पहले युद्ध पर चर्चा हो जाए? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही, अजय आलोक जी अभी ये कह रहे थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है 2 दिन स्पीकर साहब अपनी कुर्सी पे ना बैठे। क्या हो जाएगा भाई, 2 दिन कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या हो जाएगा? देश से बड़े हैं क्या? देश से बड़ी कोई बात हो जाएगी? जब देश की चर्चा हो रही है और जब ये चर्चा हो रही है
बताइए, देश में महंगाई बम फूटना शुरू हो गया है। मोदी जी ने आम लोगों के घरों पे 60 रुपए का महंगाई बम फोड़ दिया। प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई पूरे देश को डसने जा रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करें। मिडिल ईस्ट के उसी रूट से होके हमारा 60% ऑयल, 50% गैस आता था, ये जानते हुए, आम आदमी नहीं जानता होगा देश का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये जानते थे कि वो रूट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद ईरान से जानबूझ के हमने अपने रिश्ते बर्बाद कर लिए। ये सब पे चर्चा नहीं करें। और किसके बयान का आप हवाला दे रहे हैं? कह रहे जयशंकर बयान दे गए, जयशंकर बयान दे गए। अरे जयशंकर तो कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे मुझे पता ही नहीं ट्रेड डील में क्या हुआ है, मुझसे मत पूछो, इनको पता कितना होता है। तो उस पर चर्चा नहीं करें। इन्होंने जो हालत की, आज कह रहे 67,000 लोगों को हमने निकाल लिया, जो 90 लाख लोग बच गए वहां पे खाड़ी के देशों में, उनके ऊपर चर्चा नहीं करें। वो भारतीय नहीं है तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। अनुराग, यही सबसे अनुराग, महत्वपूर्ण आपने है कि कहा, स्पीकर 2 दिन अनुराग, तक बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आपने कहा प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई, ये जो गैस के दाम बढ़े हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए। आपने कहा ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए इसलिए महंगाई हुई है। अरे भाई, ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे अभी ट्रैफिक पर कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं है, आपको भी पता है ये बात। पर प्रधानमंत्री का उसमें युद्ध में क्या रोल है भाई? युद्ध हुआ ईरान और इजराइल और यूएस के बीच। कैसी बात कर रहे हैं मानक? आप बताइए मानक, कैसी बात कर रहे हैं और किन लोगों की बात सुन रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आपका आ क्या रहा है आज के दिन में? ब्लॉक है बिल्कुल आपके लिए, कोई एक्सेस नहीं आपको। रशिया को है, चाइना को है। नहीं, एक सेकंड, तो ईरान का समर्थन करके आप खुलवा लेते क्या? फिर स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं? कह रहे हैं ईरान का समर्थन करके हम खुलवा लेते। नहीं, क्यों समर्थन करते? अगर आपके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे होते तो आपके लिए रास्ता मौजूद होता। ईरान ने हमेशा भारत का पक्ष लिया जहां पर जरूरत पड़ी है। आपने अपने सिर्फ रिश्ते इसलिए बर्बाद कर लिए क्योंकि आपको पिछलग्गू बनना है ट्रंप का, क्योंकि आपकी जुबान नहीं खुलती ट्रंप के सामने। आपने ही हे इसी को विदेश नीति बना के रख दिया। अनुराग, वन सेकंड, अनुराग एक सेकंड, एक स्टैंड लीजिए। अनुराग एक स्टैंड लीजिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बीजेपी और सरकार जो है इजराइल के समर्थन में झुक गए। आप कह रहे हैं दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। पहले भाई डिसाइड तो कर लीजिए कि सरकार ने किससे रिश्ते बनाए और किससे बर्बाद कर लिए। मैं मानक ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बना के रखे जा सकते हैं। विदेश नीति में ये नहीं होता है कि या तो इसके साथ हो गए या उसके साथ हो गए। भारत ने आजादी से लेके अभी तक अपना स्टैंड कायम रखा और सबसे बराबर रिश्ते रखे। आप पिछलग्गू बन गए हैं किसी एक देश के। आप ट्रंप जो कहता है उसको मानने के लिए हर जगह पर राजी रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो उन्होंने कह दिया उसको लागू कर देते हैं देश में। क्यों भाई? 140 करोड़ लोगों का देश देखने के लिए है क्या? हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं? कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। मुझे तो हंसी आती है। इनके प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, 60 रुपए गैस बढ़ गई, कल को पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा। ये यहाँ बैठ के बोलते रहेंगे नहीं बढ़ी। मानक जी, आपको पता ही नहीं महंगाई नहीं बढ़ी। कमाल की बात है। डॉक्टर अजय आलोक दीजिए जवाब। बोलिए भाई, ईरान से रिश्ते बर्बाद कर लिए आपने, इसीलिए तेल की कमी होने वाली है, दाम बढ़ेंगे हिंदुस्तान में। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिना तैयारी के पत्रकार लोग जो पॉलिटिशियन बन गए उनको तो नहीं आना चाहिए। आज ही ईरान के विदेश मंत्री ने आज और कल दोनों दिन लगातार भारत सरकार को धन्यवाद दिया कि हमने उनका जहाज पोर्ट करने की इजाजत दी, कोची पोर्ट, मानवता के तहत। उसके लिए हमें धन्यवाद दिया, हमारा रिश्ता बिगड़ गया। प्रेसिडेंट ने उनके अपने बयान में बोला कि सिवाय इजराइल और यूएस शिप के हम किसी भी शिप पे अटैक नहीं करेंगे, उसमें भारत इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया। वहां पे दिक्कत ये हो गई है क्योंकि वॉर जोन हो गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैंसिल हो गया है, तो शिप्स ऑपरेट करने में हिचक रही है क्योंकि उनका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है। पूरी बात समझे बिना मत बोला कीजिए। कोई हमारे ईरान से रिश्ते भी नहीं बर्बाद हुए। मैं बताता हूं, अभी कुछ से कुछ मत बाएं शायद बोलते जाना। शिप्स तैयार नहीं है वहां से आने के लिए क्योंकि वो वॉर जोन है, उनकी इंश्योरेंस खत्म हो गई है, इंश्योरेंस रिवोक कर दिया गया, सो दे आर नॉट रेडी टू मूव। अरे लेकिन हमारे ऑल्टरनेट सोर्स ऑलरेडी डिसाइड। ये तो अजय आलोक क्लियर है ना कि हमने इजराइल और यूएस के पक्ष में मैंने अलाउ कर दिया। अरे अब क्या? अजय वन सेकंड अजय, लेकिन ये तो क्लियर है ना अजय, डॉक्टर अजय आलोक, ये क्लियर है ना कि हम इजराइल और यूएस के पक्ष में थोड़ा सा झुके हैं, ईरान के पक्ष में उतना नहीं झुके हैं। क्लियर है ना? ये तो थोड़ा नहीं, लेट गए पूरा। बिल्कुल नहीं मानक, बिल्कुल नहीं मानक। हम ना किसी के समर्थन में है ना हम किसी अरे के निंदा में। फादरलैंड कह दिया, हम एक ही चीज के पक्षधर हैं। फादरलैंड कह दिया और मानक, फादरलैंड पूरा थोड़ा नहीं। अरे फादरलैंड और मदरलैंड तो आपका एक ही है भाई। आपका फादरलैंड और मदरलैंड तो एक ही है। जाइए ना वहाँ पे, फादरलैंड मदरलैंड करते हैं चुंबक। अनुराग डांडा, अनुराग जल्दी से, और क्या कह रहे हैं बोलिए। 20 सेकंड अनुराग डांडा, 20 सेकंड। अभी इन्होंने देखिए, मैंने वही कहा था, अभी इन्होंने फिर गुमराह किया। अभी इन्होंने कितने उदाहरण दे दिए। ईरान के विदेश मंत्री से इनकी बात हो गई, ईरान के फलाने प्रेसिडेंट ने, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया। अभी तो जयशंकर जी कह रहे थे संसद के अंदर कि इनका संपर्क नहीं हो पा रहा अभी लीडरशिप से ईरान की। अभी इनके सारे निर्णय हो गए। नहीं, एक मिनट, आपने पूरा बयान नहीं सुना, आपने पूरा बयान नहीं सुना। अभी कह रहे थे बात नहीं हो पा रही है। अनुराग एक सेकंड, आपने पूरा बयान नहीं सुना। पूरा बयान उनका यही था कि हमारा टॉप लीडरशिप से संपर्क मुश्किल है क्योंकि सबको पता है उनकी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। पर विदेश मंत्री ने उसी बयान में यह भी कहा कि हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। ये उनका पूरा स्टेटमेंट। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना मानक, मैं भी यही कह रहा हूँ कि विदेश मंत्री से बात करके, विदेश मंत्री से बात नहीं करनी है। आप है ना, है ही
सुनिए हैं ही वाली विदेश पढ़ नीति पुढ़ ना के यहाँ आया मत कीजिए। चलाइए, चुप एक बार बात सुनिए पढ़ पहले। पुढ़ के आया जी केजरीवाल। आप पढ़ के आया कीजिए, डॉक्टर नाम के आगे लगा लेने से पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर नाम के आगे लगा लेने से डॉक्टर नहीं हो जाते, पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं। पढ़ लिख के आया कीजिए आप थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुनिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट हमारे से लगा लिए झटका, और झटका लगते रोकने वाला काम करना है, ये विदेश नीति दिल्ली नहीं हाईकोर्ट से है झटका लगाए ना, हमारे नोटिस लिए। मिला है ना, ये और विदेश मिलेगा। नीति नहीं है। अरे आप छोड़िए, अपने नोटिस अपने पास रखिए, जेब में डाल के बैठ जाइए। आज हाईकोर्ट से तमाचा लगाना, स्टे लेने गए थे, तमाचा लगाना, तमाचा आपको हाईकोर्ट से लगा। तमाचा नोटिस लगाना, आपको स्टे मिला। लेने गए थे ना, नोटिस आपको मिला क्या आपको? पीएमएल अरे मिला आपको स्टे क्या? जाएंगे वापस वही वहाँ पे तिहाड़। गिड़गिड़ा रहे थे आज ये कोर्ट के अंदर। माना पार्टी वही तिहाड़ जाएगी, सुनिए, वहीं मोदी पे जी का enjoy वकील करना। आज गिड़गिड़ा रहा था कोर्ट के अंदर। क्या कह रहा था? ईडी का केस की सुनवाई बंद कर IND दीजिए, गिड़गिड़ा रहा ईडी के केस की सुनवाई बंद कर दीजिए। क्या हुआ? ईडी के बंद हो गए। क्या हुआ? PMLA की क्यों भाग रहे हो सुनवाई से? लोअर कोर्ट सुनवाई की से क्यों भाग करेगा। रहे हो? हाईकोर्ट ने ये कहा है। अरे और आपको क्यों नोटिस भाग रहे दिया हो है। सुनवाई से? आपको नोटिस दिया है, तैयारी करिए अरे वापस। छोड़िए, हो गया फराज किदवई, ऑल राइट, ओके, फराज किदवई, अनुप्रिया, फराज किदवई। उसके बाद आ रहा हूं सतीश के सिंह और ब्रिगेडियर दहिया। जरा पहले फराज किदवई। फराज भाई बताइए ना, आप तो आपके पास आंकड़े नहीं है ओम बिरला को हटाने के लिए, इसीलिए तो कहीं ये विपक्ष अचानक यू टर्न मारने लगा और बोला नहीं पहले युद्ध पर आ जाइए, उस पर क्योंकि हमारे पास ज्यादा मसाला है, सरकार को घेरने का ज्यादा अच्छा मौका है। माना जी, मैं तो आपकी एंकरिंग का हमेशा से फैन रहा हूं, लेकिन आज आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, ये आज पता चला। मतलब आपने इतना तगड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी को दे दिया, कुछ ना कहते हुए भी। मतलब आपने बोला 2 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। ये मैसेज आपने प्रधानमंत्री जी को दे दिया कि अगर 2 दिन इजराइल ना जाते तो क्या चला जाता आपका। मतलब 2 दिन वाला जो आपने ये ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये सीधे अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया तो आपके पास फोन आने वाला है उनका कि भैया तुम सही बोल रहे हो मानद भाई, आप सही बोल रहे हैं कि अगर हम 2 दिन रुक जाते तो हम कहीं ना कहीं सेंटर में खड़े होते दिखते कि ना हम इजराइल की तरफ हैं और ना हम ईरान की तरफ। दूसरी बात, मैं तो भैया अपने अजय भाई के साथ खड़ा हूं, चाहे अतुल भाई बुरा माने, चाहे घांडा साहब बुरा माने और चाहे जो बुरा माने, मैं तो अजय भाई के साथ खड़ा। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। मान्ना जी, अजय भाई ने बोला कि 60 रुपए अगर मान लीजिए बढ़ गए तो क्या हुआ, आगे की महंगाई वगैरह सब हम कंट्रोल कर लेंगे। तो यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भैया अगर मान लीजिए 69% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से LNG आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन कितना बड़ा है भाई, गंदी नाली से तो गैस निकाल ही लेंगे ना प्रधानमंत्री जी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। और ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था ना मानक जी कि ये तो बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, ये एक पाइप नाली में जाएगा अरे और गंभीर उससे मुद्दा गैस है, निकलेगी। क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? गंभीर मजाक मुद्दा है नहीं बना फराज रहे। किदवई। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। हम तो मानक जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। मजाक करते हैं। दूसरी बात मानक जी कि अभी ये बात हुई कि विपक्ष जो है वो डरपोक है। हाँ। अरे कौन डरपोक है? पिछली बार पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, महिला सांसदों के डर से मलेशिया भागे थे ना, नाली से गैस निकालने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कौन भागा था जब मणिपुर चल रहा था? उन सवालों से कौन किसानों के सवालों से भागा था? हम भागे थे कि आप भागे थे कि विपक्ष भागा था? भागे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे ना। दुनिया भर में जाकर के घूम आए, लेकिन मणिपुर की उन्होंने सुध नहीं ली। एनर्जी की बात हुई ना मानक जी, आप जाकर के चेक करिएगा आलोक भाई, 2014 के आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे। गैस, हाइड्रो पावर, ओशन, विंड, कोल। अरे 2 दिन बाद ये सारे मुद्दे उठा लेते ना संसद में फराज किदवई, 2 दिन बाद उठा लेते ना। मानक भाई, फिर आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला कर दिया कि 2 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा मानक जी कि 2 दिन पहले हो सकता है आपका मुद्दा कुछ और हो और आज हम दूसरे मुद्दे पर राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज इस देश के लिए जरूरी मुद्दा क्या है? आज इस देश के लिए मानक जी जरूरी मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करेंगे, और आपने कितना काम किया? तब इंपोर्ट होता था 80% एनर्जी, आज कितनी? ओके, अजय आलोक ने उंगली उठाई, उसके बाद आ रहा हूं अनुप्रिया। अजय आलोक, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए। फराज किदवई भाई, मुझे नहीं पता था कि महिला सांसदों के प्रदर्शन को आप बड़ा उचित समझा रहे हैं कि महिला सांसद चली गई ट्रेजरी बेंच की तरफ पीएम का कुर्सी घेराव करने, उसको भी उचित ठहरा रहे हैं। ठीक ही है, जब कपड़े फाड़ने की आदत हो गई हो तो ये भी सही। किसी दिन सदन में तो आपने देश के किसानों के फाड़ दिए सर। अब तो नंगाई करने की आप लोग की आदत हो गई। एनर्जी सिक्योरिटी कह रहे थे। आपको पता है 2014 में हमारे पास कितना दिन का रिजर्व होता था किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए? मात्र 16 दिन का रिजर्व होता था भारत के पास। आज कितने दिन का रिजर्व है हमारे पास? 74 दिन का। 74 दिन का हमारे पास रिजर्व है, इसको बढ़ा के 90 दिन करने जा रहे हैं। ये है एनर्जी सिक्योरिटी। पेट्रोलियम आपको पता है अफ्रीका में हमने एक दीप खाली इसलिए लिया ताकि हम स्टोर कर सके अपना फ्यूल, हम अपना फ्यूल स्टोर कर सके।
हमने एक को बेकायदा लीज पे लिया है, हम आगे की सोच रहे हैं। आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रशिया एक जगह से ऑल्टरनेट। फराज किद भाई 30 सेकेंड्स, उसके बाद अनुप्रिया, फिर आगे जा रहा हूँ। फराज किद भाई 30 सेकंड। मानक जी 30 सेकंड में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति हो गई है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को यूज करके जनता को भ्रमित करें। मैं तो आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। आपने 2014 के अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में काम करेंगे और 12 सालों में सब सुनिए 12 सालों में 2014 में कितना इंपोर्ट होता था 80%, आज कितना हो रहा है जाके चेक करिएगा 81.6%। क्या काम किया? घंटा काम 10 साल में गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ गई? 10 साल में कौन कितनी बढ़ गई? क्या फराज भाई क्या हो गया फराज भाई? आज फराज भाई क्या हो गया? भावनाओं पे काबू रखिए, शब्दों पे काबू रखिए। फैमिली शो है भाई। फराज भाई, अनुप्रिया भी है इस पैनल में, प्लीज। अरे क्या हो गया? अरे माफी चाहता हूं मैं मानक जी। होता क्या है कि भारतीय जनता जैसे ये बोलते थे ना, इनका एक बब्बर शेर आया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम 25% बढ़ाएंगे। जुमले क्या हो गया? डॉक्टर क्या हो गया? यूपीए सरकार में जो हमारे बब्बर शेर काफी के पास रहता है, बब्बर शेर। वो क्या रुक जाइए अनुप्रिया। मैं यहाँ बैठे विपक्ष के तमाम नेताओं से प्रवक्ताओं से पूछती हूँ कि अगर मानक गुप्ता जी आपको आज शो पे बुलाया है, पहले से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले बता दिया था किस विषय पर चर्चा करेंगे, और आप बुला करके तो किसी और विषय पर चर्चा कराते। तो मुझे पता है मानक जी, एक ऑब्जेक्शन तो सभी लगाते। गलत बात है मानक भाई, आपने बुलाया किसी और पर, चर्चा करा रहे किसी और पे। ये तो शूट है मानक जी 1 घंटे का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सदन मानक जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। मानक जी जवाब एक मिनट भाई, अतुल भाई बहुत दिनों के बाद मौका मिला, बोलने दीजिए। सरकार की तैयारी नहीं है मानक जी। बोलिए। मैं आप सभी पे हमारी छोटी बहन है, बोलिए। अभी मैं फराज भाई को भी सुन रही थी, अनुराग जी आपको भी सुन रही थी, अतुल भाई को भी सुन रही थी। आप देखिए उनको आज पूरी की पूरी हर विपक्ष क्या कहती है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे विषय पर चर्चा नहीं होती। इतनी गंभीरता से बाहर निकल के हंगामा करते हैं, सदन में हंगामा करते हैं। अरे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आपके विषय पर चर्चा करने बुलाया गया, और ठीक है कहा मानक जी ने कि 2 दिन रुक जाते। एकदम गंभीर अगर मामला ही था तो गंभीर मामला आपने पहले सुना कब? जब आप बजट सत्र पे बात हो रही थी, तब पूरे बजट सत्र में आपने कहा कि जनरल नरवणे के पुष्प पे सवाल उठाया। और मैं सवाल फिर पूछती हूँ, अगर वो पुस्तक लॉन्च हो चुका था तो 2 दिन नौटंकी क्यों किया आपने सदन में? क्यों आप उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आप समय लगाए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के आप कह देते कि यह आरोप है। उस पूरे होली के पहले के पूरे सेशन को आपने बर्बाद किया, आप वहां चर्चा नहीं किए, और आप पूछते कि चर्चा करें तो सरकार। अच्छा अनुप्रिया, एक मिनट, मणिपुर पर भी चर्चा हुई, आप भागे। आप जब हमारे सीज फायर की बात हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ, तब भी आप भागे। और दृश्य याद होगा मानक जी, मैं गलत हूँ मुझे बताइए, सरकार बोल रही थी, लंबे समय तक बोली। अच्छा ठीक है अनुप्रिया, ऑलराइट, ओके अनुप्रिया, एक चीज बोलूंगा, मैं एक चीज कहूंगा बस, और लगे तो आपकी तारीफ भी कर दूं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं अनुप्रिया, यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, तारीफ कर रहा हूं। पर उसके साथ ये भी बता दूं, जब कभी तर्क हल्का होता है ना, तो वहीं के वहीं वो पकड़ में आ जाता है। आपका तर्क ये वाला कि अगर मैं किसी को डिबेट में बुलाता हूं और उसके बाद टॉपिक चेंज कर देता हूं तो फिर ये गलत है। हमारी डिबेट में अक्सर ऐसा होता है अनुप्रिया। न्यूज 24 या बाकी सारे न्यूज चैनल 24 घंटे के न्यूज चैनल हैं। मान लीजिए डिबेट हमने किसी और मुद्दे पे की, अचानक कोई बड़ी खबर आ गई। जब कोई बड़ी खबर आ जाती है तो अपने पैनलिस्ट से हम उस पर सवाल पूछते हैं, चेंज कर देते हैं, तो डिबेट का मुद्दा टॉपिक फौरन चेंज हो जाता है। आपको भी पता है, इसीलिए अगर युद्ध आ गया तो क्यों नहीं चेंज हो सकता टॉपिक, बताइए। हाँ ठीक है मानक जी, मैंने ये भी स्वीकारा और कहा भी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती तो लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, अरे ऐसे कैसे कुछ चलेगा? आप कहिएगा तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता, फिर बुलाने पर आप कहते नहीं है, बात करते नहीं, और ठीक है ये गंभीर विषय है, मैं मानती हूँ कि मिडिल ईस्ट में जो हो रही है गंभीर विषय है। और हमारे जयशंकर साहब ने कहा भी है कि 68,000 लोगों को हमने जो सुरक्षित निकाला है। मानक जी थोड़ा गंभीरता दिखाइए। हमारे लोग सतीश के सिंह, सतीश के सिंह, सतीश जी एक मिनट, जो हमारे लोग फंसे हैं, कि हमारे लोगों को बुलाना है कि पहले के यहाँ बैठ के चर्चा करें, और ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार दुरुस्त है और हर एक विषय पर चर्चा चाहती है। ओके अजय आलोक 20 सेकंड, अजय आलोक 20 सेकंड। वो तो बुद्धि नहीं है कि वो चर्चा करते हैं, लेकिन मानक मैं आपको के दम भरते हैं। अनुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है मानक। आपके टीवी की डिबेट और पार्लियामेंट की डिबेट में जमीन आसमान का अंतर है। पार्लियामेंट की डिबेट संविधान के डेकोरम के हिसाब से चलती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से। इस देश में प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर साहब का लोकसभा के स्पीकर का नंबर आता है। उन पे अगर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ हो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस देश के लिए नहीं हो सकती है। काम खत्म। ओके सतीश के समझ में आता है, सतीश जी, पता है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, सब बोलना
चाहते हैं, लेकिन पहले सतीश के सिंह। सतीश जी, आप अनुप्रिया की बातों से कन्विंस्ड नहीं लग रहे थे। सतीश जी बोलिए जरा, क्यों? सत्ता पक्ष के जितने भी प्रवक्ता वगैरह हैं उनकी किसी बात से कोई संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं। हमको तो लगता है कि अजय जी, अनुप्रिया जी, ये सब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने का इंतजार कर। और आज इनको तो खुशी मनाना चाहिए कि जिस स्पीकर पर निष्पक्षता का आज एक मोहर लगा दिया विपक्ष ने, इनको तो ऐसे ही झंडा पटाखा उड़ाना चाहिए। ऐसे भाई बिरला जी एकदम जो है बाइस्ड है, ये है वो है। सवाल है कि वो नो कॉन्फिडेंस, दिक्कत कहाँ हो रही है कि वो नो कॉन्फिडेंस आज सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में जा रही है। इस चीज को आपके शो पर मैंने कहा था कि बिरला जी का मुद्दा नेपथ्य में चला गया। भाई ये बताइए, ये जो एक मिनी कोविड जैसा क्राइसिस है, ये मिनी कोरोना जैसा पश्चिम एशिया का जो एक क्राइसिस है, वो भारत पर इस कदर टूट पड़ा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया में देश है वो भारत। तो क्या पहले स्पीकर या पहले भारत देश पर कुप्रभाव जो पड़ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज इनका जो एक्सक्यूज है एकदम लग रहा है लंगड़ा एक्सक्यूज नहीं है। अरे दम है तो आके बोलिए, जैसे जयशंकर जी ने बोला, जो भी बोला। 6 दिन इनको लगे कंडोलेंस रजिस्टर पे साइन करने में, 6 दिन लग गए। और अब जो बात जिस दिन रजिस्टर खुला, एम्बेसी में जिस दिन रजिस्टर खुला उसी दिन कंडोलेंस रजिस्टर पे दस्तखत हुए। गलत बात मत बोलिए। एम्बेसी में तो कोई जा भी तो सकता, जैसे वो प्रिंस सिब्बल और कौन कौन सब चले गए थे। अरे तो जिस दिन उन्होंने वो रजिस्टर खोलेंगे तभी ना कंडोलेंस देंगे। मान ले खुद ही जाके कंडोलेंस दे दे। एक मिनट सतीश जी, राष्ट्रीय नियम हम पता है नहीं बात पूरी करिए। एक सेकंड, नेताओं के साथ दिक्कत है। हाँ, सर। मैं मानक आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात तो चर्चा में आनी चाहिए ना। अब संसद में चाहे सुओ मोटो बयान हो, भले नो कॉन्फिडेंस ना हो, भले ये एकदम अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। क्या भारत पर इतना बड़ा नुकसान है? आज ही 93 पहुंच गया डॉलर के मुकाबले रुपया। क्यों पहुंच गया भाई? उसमें खाड़ी युद्ध से इसका क्या मतलब नहीं है? या तो पहले ही से मतलब है? क्या अमेरिका का जो ट्रेड डील में जो अमेरिका का थानेदार का रवैया है उस पर बात नहीं होनी चाहिए? रूसी तेल के ऊपर क्या स्थिति है जरा बात तो करिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इतना स्पीकर इस वक्त नहीं महत्वपूर्ण है जितने भारत देश की जो है सुडौल स्थिति के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर नहीं करना छोड़ दीजिए, नहीं करना मान लेते हैं आपकी मेजॉरिटी है, आप ना करें। लेकिन मैं एज ए देशवासी जानना चाहता हूं आलोक जी कि माननीय प्रधानमंत्री भारत के एक राष्ट्र के नाम कम से कम कोई संदेश तो दे, पता तो चले कि सरकार सोच क्या रही है, कैसे निपट रही है। सतीश जी, कुछ नहीं समझ में सतीश आ जी, रहा है। ऐसा लग रहा है भाग मामला। रहे हैं आप। सतीश जी, आप भाग रहे हैं आप। ओके, डॉक्टर अजय आलोक भाग रहे हैं, बोलिए। मानक आपने भी अभी समझाया, मैंने भी 2 बार समझाया, तब भी एस सतीश सिंह को समझना नहीं है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट के दोनों हाउस में खड़े एक स्टेटमेंट दिया तो वो प्रधानमंत्री या सरकार का आधिकारिक स्टेटमेंट होता है। उन्होंने भारत की पूरी वस्तु स्थिति बताई। आज की तारीख में हमारा तेल का स्टॉक कितना है, हम कैसे क्राइसिस से निपट रहे हैं, कैसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित नहीं हो। इसके बावजूद भी युद्ध लंबा खींचेगा तो हमारे आर्थिक इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा रेमिटेंस वहां से आती है। हमारे और दूसरी बात 66,000 ही क्यों लाए भाई? बाकी लोग नहीं आना चाहते हैं, उनकी जीविका है, रोजी है, रोटी है। हम 20 फरवरी से ईरान में लोगों को कह रहे थे, एम्बेसी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने कहा कि आज इवैक्यूएट कीजिए। ईरान से मात्र 7,000 लोग लौटे, वो वहीं रहना चाहते, तो जबरदस्ती उनको गर्दनियां धर के ले आए। क्या मतलब बात कर रहे हैं सतीश जी? आप पढ़े लिखे आदमी हो क्या? आप एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर आपने बयान नहीं सुना फिर आप कैसे कर रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहिए। संदेश तो हो गया सुबह में हाउस में, दोनों हाउस में। हाँ, सतीश जी क्या कह रहे हैं? हाउस में संदेश हो गया कि भारत की वस्तु स्थिति क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। और सतीश के सिंह जैसा आदमी बोल रहा है कि संदेश नहीं दिया। अरे जैसा आदमी, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट प्लीज। 60 ये वाकई मैं बोल रहा हूँ। सतीश जी बोलिए, सतीश जी। मैं मूक बधिर नहीं हूँ। मुझे समझ में सच में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार क्या करने जा रही है ट्रंप के साथ, क्या करने जा रही है पुतिन के साथ, क्या करने जा रही है गल्फ ऑफ अभी आप हॉर्मुज से जो अभी आप बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, और चले गए ट्रंप पर। अरे डायलॉग अरे की एक बात मिनट रहिए ना भाई। की बात, नेगोशिएशन की बात, ये तो 2 4 दिन पहले ही मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे स्टेटमेंट दिया और आप ट्रंप पे कहां चले गए? अरे वो सब जुड़ा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं, सब जुड़ा हुआ है। टीवी डिबेट की कोशिश करने में कंफ्यूज है आप, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। ब्रिगेडियर दहिया, एक से सतीश जी, अब 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। सतीश जी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड जरा, 1 सेकंड। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि अब वो इरानियन एम्बेसी जाके फॉरेन मिनिस्टर से बात करके भारत ने कुछ हद तक अब दोनों पक्षों को खुश कर लिया है? इजराइल भी, यूएस भी और अब ईरान भी नाराज नहीं होगा? ब्रिगेडियर दहिया। देखो मानक जी, ये जो अभी जो भी कार्रवाई हुई है वो बड़ी वो सिंबॉलिक सी कार्रवाई है कि कंडोलेंसेस आपने साइन कर दी। अब कंडोलेंसेस साइन से ये तो नहीं होगा, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, एक RWA की तरह भी इंडिया का जहाज तो जाने दिया जाएगा, बाकी के जहाज नहीं जाने दिए जाएंगे। जब एक सी
सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को जब थ्रेट होता है, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को है, तो ये सबके लिए लांबित है। और ये इसमें ये कहना कि सिर्फ इंडिया के जहाज आ जाएंगे और बाकियों के जहाज नहीं आ पाएंगे, ये थोड़े इतना आसान बात नहीं होगा इसको करना। और जहां तक कि इस लड़ाई का जो अभी 9-10 दिन हो गए हैं इसको, और कितना महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर इंडिया के ऊपर कितनी इम्प्लीकेशंस हैं, और हमने कितना इजराइल को भी सांत्वना दी है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ये युद्ध तो कम से कम अभी 9-10 दिन की बात छोड़िए, ये कम से कम 90 से 100 दिन तो कम से कम चलेगा। और इसकी इस देश, हमारे देश के लिए इसकी जो भी इसके परिणाम आएंगे वो दिन पर दिन सीरियस होते जाएंगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जिससे कि हमारी रिजर्व्स की कैपेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन इससे हमें आगे भविष्य के लिए भी देखना है कि हम इस काबिलियत को और से और बढ़ाएं। और खासकर जो ये LNG और LPG की जो हमारी जो डिपेंडेंसी थी, उसको थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए उसकी स्टोरेज के लिए। लेकिन ये इस समय जहां तो युद्ध के जो हालात हैं, ये युद्ध एक और अब तो ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं वो सिंबॉलिक है वहां जाकर साइन करना। लेकिन आज एस जयशंकर का विदेश मंत्री का बयान भी है, उन्होंने कहा मैंने बात भी की है फॉरेन मिनिस्टर से। अब आपको लगता है कि काफी हद तक चीजें भारत के कंट्रोल में आ गई है, मतलब कोई पक्ष हमसे नाराज नहीं हो? क्योंकि जब कोई आप लाइन नहीं लेते हैं, कोशिश यही होती है कि हम किसी को नाराज ना करें। हिंदुस्तान कह रहे हैं तो शांति के पक्ष में है, बातचीत करो, टेबल पे आओ। लग रहा है आपको दोनों हमसे नाराज नहीं होंगे अब? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे लिए कितना मुश्किल है, दो कश्तियों में एक साथ पैर रखना इतना आसान काम नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम बीच में रह के, अभी भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला हमारे 8 करोड़ भारतीयों, जो 1 करोड़ भारतीय प्रवासी वहां पे हैं, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से सबसे ऊपर क्या था कि हमें डायलॉग और पीस की तरफ बढ़ना चाहिए, डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो तो सब, वो कौन नहीं कहेगा, हर एक कोई वही कहेगा सबसे पहले। लेकिन उसके बनिस्बत हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट पे हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे इस पे बात करनी नहीं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं वो जो हमारे लोग हैं वो तो खाड़ी देशों में है ना, सिर्फ ईरान में नहीं है सर। ईरान में तो बहुत कम है। ईरान जिन देशों से लड़ रहा है उन देशों में बसे हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी, तो हमें तो हम सबका ख्याल रखना है। ईरान में बेसिकली हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है ज्यादातर। मानक मुझे जवाब सर, मैं कह रहा हूँ ईरान में तो बहुत कम है। ईरान जिन देशों से लड़ रहा है वहां ज्यादा है। डेफिनेटली सबसे ज्यादा तो सऊदी अरेबिया। तो इसीलिए तो सर सरकार का ये कहना है कि हम कैसे ईरान के पक्ष में खुलकर आ जाएं। देखो, इसमें आपको ईरान की इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, किस तरह से उसने मिडिल ईस्ट को इस ईरान और इजराइल और यूएसए के लड़ाई के अंदर उलझाया है। क्योंकि वो उसकी उसको पता है, उसकी जो मिलिट्री काबिलियत है वो इजराइल और अमेरिका के कंबाइंड के आगे इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इजराइल और अमेरिका बातचीत पर सामने आए और वो इस युद्ध को खत्म करने की पहल करे, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट में इस वॉर को, रीजनल वॉर को एक्सटेंड किया। और साथ में ये सब कहने की बात है, हमारे यहाँ कहते हैं गेहूं के साथ धुन भी पिसता है।